पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर। तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था। हाँ, सुनने में आया अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। Okay. ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा जी, कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए। लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज़ का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज़ का पेपर बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15,000 ही करेंगे या 14,000 ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फ़ायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ
जिन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया IRS IPS बनने के बाद, उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्ज़ाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं ख़त्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं जी। जैसे अगर मैं ज़िंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, DU में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में या एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नज़रिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का हिस्सा है, और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ, पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा ज़रूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते कि आप व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एको रस करुण एवह कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो
ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से में सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया। अब प्रेम में रत जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं मानूंगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा वेट करूंगा, रिसर्च करता रहूंगा। अगर जवाब मिल ही नहीं सकता तो ब्रैकेट में रखूंगा, ना खारिज करूंगा ना मानूंगा, वेट करूंगा उसका। और उन्हीं बातों को सच मान के जीवन में उतारूंगा जिनके लिए मेरे पास अनुभव से या तर्क से पर्याप्त प्रमाण हैं। उसके बाद भी ये मान के चलूंगा कि मैं गलत हो सकता हूं, कल को किसी ने साबित कर दिया कि मैं गलत हूं तो ईमानदारी से मान लूंगा। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है। और मेरे ख्याल से समझदारी की बात है, कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है तो साइंटिफिक टेम्पर के आसपास ही होगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी यहीं से उठता है कि जैसे हजारों लाखों सालों से इंसानों का इतिहास तो है इस दुनिया में, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना तो काम चल ही रहा था, तो क्या अभी नहीं चल सकता? काम तो चल ही सकता था काम चलने में क्या दिक्कत है? ये वैसे सवाल होगा जैसे मोबाइल फ़ोन अभी आया है, स्मार्टफोन। सदियों से काम चल रहा था उसके बिना, कंप्यूटर के बिना भी चल ही रहा था, इंटरनेट के बिना, बिजली के बिना, एआई के बिना चल ही रहा था। पर आ गया, अब नहीं चलेगा उसके बिना काम, क्योंकि अब हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। उसने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। फिर आपको तुलना करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि उद्विकास या इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। और इतिहास देखें, अगर हम जीवन का इतिहास अगर देखें धरती पे, लगभग 350-400 करोड़ के आसपास का इतिहास है साल का। 350-400 करोड़ साल के इस इतिहास में मनुष्य जो अलग हुआ अपने आसपास की स्पीशीज से, वो केवल 3 लाख साल पहले अलग हुआ। आसपास कौन? बंदर हैं, चिंपांजी हैं, ये सब हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बंदरों की औसत आयु, जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो तब भी 30 साल थी, आज भी 30 साल है, बल्कि 20 के आसपास है। 30 तब होती है जब उनको आप डोमेस्टिकेट करते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं या घर में रखते हैं। चिंपांजी की 35 साल के आसपास है जंगल में, अगर आप डोमेस्टिकेट करेंगे तो 45 साल के आसपास है। बंदरों की, चिंपैंजियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कभी बदली नहीं है। इंसानों की अगर बात करें, 1947 में हमारे देश की जो लाइफ, एवरेज लाइफ थी 32 साल थी, आज वो 71 है। इसकी मूल वजह क्या है? साइंस। तो अगर आप 32 साल के हो गए हैं तो उसके बाद की पूरी ज़िंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसने बचाया आपको। एवरेज मतलब कुछ लोग पहले भी 70-80 के होते ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, पर एवरेज लाइफ 32 साल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में मरते थे। आज से 5-6 पीढ़ी पहले किसी घर में 10 बच्चे होते थे तो एक बचता था उनमें से। आज के ज़माने में अगर आपके घर में, किसी घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों बचते हैं, चारों जीते हैं। और इस सबसे लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो यदि हम अपने देश में 32 से 71 पर आए हैं केवल 75 साल में लगभग, ये न धर्म की वजह से आए हैं, न अंधविश्वासों से आए हैं, न जादू से आए हैं, ये विज्ञान से आए हैं। क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स से 30% लोग नहीं मरते हैं। अब रेबीज़ का टीका लग जाए तो कोई नहीं मरता है। अब टीबी का कोई ट्रीटमेंट ले ले, MDR बस ना हो तो कोई नहीं मरता है। अब निमोनिया से इलाज मिल जाए टाइम पे तो कोई नहीं मरता है, पहले सब मरते थे। टीबी आता था, पूरे शहर साफ हो जाते थे। ये सारा जो हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने रिसर्च की। रिसर्च करते करते उन बैक्टीरिया तक पहुँचे, वायरस तक पहुँचे, फंगी या फंगाई तक पहुँचे, उनका ट्रीटमेंट ढूंढा तो हमें दवाइयाँ मिली, हमें वैक्सीन्स मिले। कोविड था, आपको पता होगा कि कोविड से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, हमारे देश की बात है। आप सेंसस देखेंगे 1881 से इफेक्टिवली शुरू हुआ, 72 में एक रफ सा हुआ था। 1881 से 2011 तक हर बार पॉपुलेशन बढ़ी है, केवल 1921 एकमात्र है जहाँ पॉपुलेशन कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था। 25 करोड़ के आसपास की आबादी में लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे। कोविड से क्यों नहीं मरे?
क्योंकि कोविड में वैक्सीन आ चुका था, स्पेनिश फ्लू में वैक्सीन नहीं आया था। और ये वैक्सीन क्यों आया है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने कोशिश करके, रिसर्च करके बीमारियों से बचाने के लिए हमें उपहार दिया, हमने वैक्सीन लगवाया और हम बच गए। मैं सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीन से ही लोग मरे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं वैक्सीन से बचा हूँ और मैंने पाया है कि वैक्सीन लगा दुनिया को, इसलिए दुनिया में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान स्पेनिश फ्लू जैसा हो सकता था। सर, अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर आप पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक, ये आस्तिक। आप सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा तब तक हमारा काम चल रहा है उसके बिना नहीं। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस की बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज़्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स,
अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे। उसने कहा मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज़्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है तब का तब देखेंगे, तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा। ऐसे लोग भी, आप इनको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति ऐसा नहीं। ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। 2 व्हीलर्स और छोटे ट्रक्स से सिर्फ शुरुआत थी। अब उन्होंने 9 फीट, 10 फीट, 14 फीट, 17 फीट तक के ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो 1700 किलो से लेके 4500 किलो तक का सामान इजीली ले जा सकते हैं, और हर साइज का सामान स्मूथ और हैसल फ्री पहुंचता है। तो अगली बार अगर आपको कुछ भी भेजना हो तो ओवरथिंक मत करो। पोर्टर के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे दिल्ली बॉम्बे के बारे में पूछा था, दिल्ली और मुंबई, तो व्हाट डू यू थिंक डिफरेंसेस क्या है मेन? दोनों सिटीज़ इंडिया में टॉप लेवल पे, एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है, यू कैन से पॉलिटिकल कैपिटल एक है, दूसरी भी समवॉट हैव सम सब्सटेंस इन द कंट्री। तो दोनों बहुत पावरफुल है, बट एक्सट्रीम यहाँ के लोग अलग अलग है। व्हाट्स द रीज़न, और ये दोनों अलग अलग कैसे बनी? मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये है कि मुंबई एक तो प्रेसिडेंसी थोड़ा पहले बन गया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहा। दूसरा, मुंबई जिनसे घिरा हुआ है वो मराठा, गुजराती, ये पॉपुलेशन है, कोंकण की पॉपुलेशन है, उनके कल्चर में। और दिल्ली जिनसे घिरा हुआ है वो जाट पॉपुलेशन है, राजपूत है, सिख पॉपुलेशन है, गुजर पॉपुलेशन है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। तो इन पॉपुलेशंस ने जो अपनी कल्चर अर्जित की कई हज़ारों सालों में, उसका डिफरेंस। तो दिल्ली है ही, दिल्ली में सब लोग बाहर से ही हैं लगभग। तो दिल्ली के आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कल्चरल ट्रेड दिल्ली में हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी बना पहले, फिर ये धीरे धीरे फाइनेंशियल कैपिटल बनने का मतलब है कि यहाँ बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे, यहाँ के लोग बाहर ज़्यादा जाएंगे। सो इन ए सेंस वी कैन से द फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई। तो दिल्ली में पॉलिटिकल क्लाउड आपको सारा मिलेगा, हर तरह की राजनीति मिलेगी, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटनिज्म अभी उतना नहीं है। वहाँ आपको हरियाणवी, पंजाबी, वो कल्चर्स आपको ठीक ठाक दिखेंगे। यहाँ भी बीच बीच में होता है, मराठी लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब। पर हाँ, अगर आपको ओपननेस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो मुंबई ज़्यादा। मुंबई अगर आपको पावर की दुनिया देखनी है, अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है एक्टिव, तो फिर दिल्ली। आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज़ अ प्लेस। लोग जाते भी हैं अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं, बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं, डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी ज़माने में पावरफुल लोगों के साथ में थे, इसलिए। So it gets, you think that gets rewarded? Yes, not Over the always, but sometimes, especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा। पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे। बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नज़दीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है। फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं। वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा। आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है। और ये दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है,
तो मैं अक्सर बोलता हूँ जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है। ट्रस्ट होना चाहिए। आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज्यादा योग्य है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ट्रस्टवर्दीनेस में मजा तब है जब दोनों सेंस में हो। एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा। तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, बट ट्रस्ट ज्यादा है। ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज्यादा है। डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते, किसी भी फील्ड में शायद नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज्यादा नहीं है। बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना किसी के पास, भरोसेमंद है, उनके थ्रू भिजवा दिया, इतना हो जाएगा, पर वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी। तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा, टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उस पोजीशन को संभाल सके, लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को। How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है। देखिए, सारा खेल इस बात है कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है। एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो, आप किसी ऐसे समाज में जहां पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है। जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा। ये दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए। सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी, यहां तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं होगा। तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है। डू यू बिलीव सो कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी तो केवल मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे। वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा। एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं। वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था। जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी। हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। बाकी जो पावर्स हैं, अब क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो पैसा कोई कमा सकता है, सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है, और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा, ये मैटर करता है। सो द पीपल हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स ओपिनियन, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is Yes. it true? Yes. Fame is equals to power? Fame is one of the factors for the power. Don't you think fame बहुत ही loose metric है of power? It just, I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज़्यादा कोई खास
नहीं, power आपका ये नहीं सोचना hold अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का। इनडायरेक्टली, सीधे ये नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना ऐसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स से? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो एक रीजन ढूंढ रहा हूं मना करने के लिए। बोले सर, अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि अभी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं, आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है। बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं। बोले फिर राज्यसभा में एक स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो संसद टीवी पे देखेगा। संसद टीवी पे जितना देखते हैं लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन, अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे जो मेरा उतना मन नहीं था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे? मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो। उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ का तो कर देंगे उसके बाद भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अब उसने कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया आजकल। उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। पक्षियों में से एक नीचे गिरा, वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृत की पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा, मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा
कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल मतलब के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। ओके, पर फेलियर्स को थोड़ा एड्रेस करते हैं सर। बहुत सारे लोग, मैं उन्हें इतना ही कहूँगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी, आउट ऑफ 80। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। ओके, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चंस करें। जब क्वालिफाई ही करना है 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है। तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी, 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। ओके। अगर आप पेपर सेटर होते हैं, या नॉट इवन पेपर सेटर, हाँ। अगर आप पूरे UPSC को हेड कर पाते, जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में, आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू हैव थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, UPSC सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है। इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना? आई नो, तो जो आप बोलोगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। जी, और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने UPSC के खिलाफ खूब जम के बोला था, कई TV चैनल से बोला था, कहा था कि UPSC इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। और ये बात सही है कि UPSC इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। हाँ जी, सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ UPSC एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में UPSC में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेजेस के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो UPSC
इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए, कि आईएएस को कितना मैथ चाहिए भाई जी। क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हों, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में ज़रूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सीसेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि when you become an IAS or IPS officer, basically what you have to do is you have to take decisions, you have to communicate with the public। उस पर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जबकि पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमज़ोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फ़ायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात सिर्फ है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेज की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में है इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का सब मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूँगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई जी। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते। किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे, खैर पूछते नहीं वो लोग, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ हाँ, वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है यहाँ। वो सिंपल सॉल्यूशन है। आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी। 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए, या एआई लाइए एक ही इंटरव्यू में, एक एआई बॉट लाइए जो हो सकता है इंटरव्यूअर्स को रिप्लेस कर सके। हो सकता है आगे चल के ऐसा बूम। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंटरव्यूअर की, सेडिज्म को भी रिस्पेक्ट करता हूँ इन सम वेज। मैं समझता हूँ जो कष्ट आपके दिल में, आप बेसिकली स्टूडेंट्स पर वो कष्ट फेंक रहे हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेंबर्स जानबूझ के नंबर कम दे रहे हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे जी, कुछ टीचर्स का मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा, कुछ का बहुत टफ होगा। जो जिंदगी में खुश थे उनका लिबरल, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है पर उसने बचपन में देखा कि सबसे अच्छे आंसर पे 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, तो उसके दिमाग में बेंचमार्क 6 का बना हुआ है, वो 6 के ऊपर जाता ही नहीं है जी। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो पर बेंचमार्क उसके दिमाग में 8 का बना हुआ है जी। वो 8 तक जाता है।
और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंबर्स को कितना समझाए कि बराबर करो। इसका सॉल्यूशन सही बात यह है कि आप एक इंटरव्यू के बजाय 2-3 कर लीजिए, तो कम से कम जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके, ये बात एसए में भी हो सकती है। एसए में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सो मे बी दिस पेपर कैन बी इवेल्युएटेड बाय 2 एग्जामिनर्स सेपरेटली। ऐसा कुछ कर लें। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है हो सकता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आप सुकून के साथ एंटर करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर? जैसा होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। ओके। देखिए, एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई साधु पैदाइशी नहीं होता। साधु बहुत बड़ा शब्द है, मैं खुद के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था, बहुत बदमाश। बदमाश मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इनडिसिप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना, एडवेंचरस, लड़ाइयाँ भी करना, और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने डिबेटिंग करना। स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता। पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीज़ें। टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया। और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चाइल्डहुड रही है। कुछ गलत किया आपने जिंदगी में? बहुत सारी चीजें। ओके। बहुत सारी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, Okay. वहां रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। होता कि रेडिकल एथीस्ट होगा या रेडिकल थीस्ट होगा, बीच की बहुत स्थितियाँ हो सकती हैं। एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल और सॉफ्ट थीइज्म जो मैंने आपको बताया इन लोगों का, कि प्रैक्टिकली मानेंगे, सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि साबित नहीं हो सकता, ये मान लेंगे। कुछ लोग संदेह में रहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम रहा, संदेहवादी होते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो खारिज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट है, मैं स्केप्टिकल हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी ना मिले मैं कैसे मान लूँ। जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं हैं। जब आप ईश्वरवादी होंगे तो आप कई ऐसी धारणाएं मानेंगे। आपने अगर दर्शन पढ़ा हो तो ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती हैं, तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। पर जब आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट आर्गुमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है, ध्यान रखना है। जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में ईश्वर दिखता नहीं है, तब भी सगुण ही है। सगुण और साकार दो अलग अलग बातें हैं। सगुण ईश्वर साकार हो भी सकता है, सगुण निराकार भी हो सकता है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाइयत में गॉड, यहूदी में जाहवे, सगुण निराकार ईश्वर के उदाहरण है, सगुण है वो भी। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके, उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे उसके में क्या है। नीति नीति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है।
आप कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन आप नेति नेति के माध्यम से आप उसको इनडिस्क्राइबेबल बता रहे हैं, अनिर्वचनीय है या मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। खैर पूरी बात का, क्योंकि ये बहुत लंबे मुद्दे हैं, इस पर बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है, पर संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब ये है कि तार्किक व्यक्ति नास्तिक होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घोर नास्तिक है तो ज़्यादा संभावना है कि उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति घोर आस्तिक है तो भी उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। जो तार्किक व्यक्ति होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो ये मान के चलेगा कि अंत में कुछ और साबित हो सकता है, और इतना ओपन माइंडेड होगा कि कुछ और साबित होगा तो मान लेंगे, तब तक इस विश्वास के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। सर हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के पास भी बड़े तार्किक सवाल हैं, इनका मानना है तो वो पूछना चाहते हैं, तो इनका मानना है तो एक बार जिनके सवाल हैं एक बार पूछ लीजिए आप लोग। मैं आपसे विश्वास और अंधविश्वास के बीच के डिफरेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर वो अपशगुन है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कौन सी बिल्ली? काली है काली सफेद? काली सर, काली वाली काली। ना? इसमें तो रंग भेद भी है, सर हाँ, मतलब जहाँ तक सुनने में मतलब काली बिल्ली। रेसिज्म भी है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो खराब होगा, गोरी सर- बिल्ली में दिक्कत नहीं है। अगर सर ये अंधविश्वास है तो क्या कुछ साल पहले तक ये भी एक अंधविश्वास नहीं था कि इंसान चांद पर पैर नहीं रख सकता? तो किसी का विश्वास अंधविश्वास बन गया है, ये कब डिसाइड होता है? देखिए 9 शब्द हैं 3 सेट में, एक है विश्वास, एक है अविश्वास, एक है श्रद्धा, एक है अश्रद्धा, एक है आस्था, एक है अनास्था। अब इन सब में अंध लगा लीजिए तो 6 गुणा 2 12 हो जाएंगे सभी। अंधविश्वास, अंध अविश्वास, अंध श्रद्धा, अंध अश्रद्धा, अंध आस्था, अंध अनास्था, ये 12 शब्द बनते हैं। आपने मुझसे 2 पूछे, विश्वास और अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब है कि किसी चीज पर मुझे भरोसा है कि ये है, मैं साबित कर पाऊं या ना कर पाऊं पर मुझे भरोसा है। अविश्वास का मतलब है कि मुझे भरोसा है कि ये नहीं है। अंध कब होता है? जब मैं ऐसी चीज पर विश्वास करूं या अविश्वास करूं जो अनुभवों से या लॉजिक से सीधे सीधे खारिज हो सकता है, मैं तब भी विश्वास कर रहा हूं। अगर मेरा कोई विश्वास इजीली रेफ्यूटेबल है, या तो एविडेंस से या लॉजिक से, तो वो अंधविश्वास है। अगर वो रेफ्यूटेबल नहीं है इजीली, तो हम कहेंगे कि विश्वास है या अविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और ये भारत की बात नहीं है, विकसित देशों में खूब अंधविश्वास चलते हैं, आज भी चलते हैं। अमेरिका में जिस दिन 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाता है ना, पूरा अमेरिका मरणासन्न हो जाता है उस दिन। सब अधमरे होते हैं कि आज कुछ ना कुछ होके रहेगा। 13th एंड फ्राइडे एक साथ अगर आ गया, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उनके सामने शीशा टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए जीवन खराब हो जाता है उन लोगों का। 7 साल अगर शीशा टूट गया तो। बात बात पे टचवुड करते हैं, जो यहाँ भी हमने सीख लिया आजकल, हम भी टचवुड करने लग गए हैं। वहीं से आया है, इंग्लैंड से अमेरिका भी गया, इंग्लैंड से यहाँ भी आ गया। तो टचवुड हम नहीं कर रहे, इंग्लैंड वाले करवा रहे हैं हमसे। 13 नंबर का अंधविश्वास इंग्लैंड का है बेसिकली, जो अमेरिका में भी चला गया है, भारत में भी आ गया है आजकल। फिंगर्स क्रॉस्ड, अरे कुछ होने वाला है, क्रॉस कर लो फिंगर, ये भी इंग्लैंड का अंधविश्वास है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया है, अंधविश्वास भी लिए हैं बहुत सारे। काली बिल्ली वाला अंधविश्वास भी इंग्लैंड का है, जो अमेरिका में भी चलता है। पर इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली अच्छी मानी जाती है, कुछ में काली बिल्ली खराब मानी जाती है। अमेरिका और भारत ने काली बिल्ली को खराब मान लिया, उतना ले लिया है। एक तो इसमें रेसिज्म है कि काली ही बिल्ली क्यों खराब है भाई। दूसरा इसमें इलॉजिकल जो पक्ष है वो ये है, अगर हम चाहें तो हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को, इसमें क्या परेशानी है। आप 10 लोगों को और 10 लोगों को, 20 लोगों को सब्जेक्ट बना लीजिए, अगले 3 महीने तक या 1 साल तक रोज इन 10 के सामने काली बिल्ली गुजारिए, इन 10 के सामने ना गुजारिए, फिर इन 20 की जिंदगी कैसी चल रही है स्टडी कीजिए। शर्त यह है कि इन 20 को पता ना हो कि काली बिल्ली गुजरने से क्या होता है। पता होगा तो ये उसी भरोसे में खुद ही सिर फोड़ लेंगे कहीं जाके अपना, क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस है इनका जब दिमाग पे असर पड़ता है
एक प्लेसिबो और नोसिबो शायद शब्द सुने होंगे आपने, उसका बड़ा गहरा असर होता है। ऐसे 20 लोग जिनको काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होगा पता ही नहीं है, उन पर स्टडी कीजिए, 10 इधर 10 इधर, 1 साल 2 साल स्टडी कीजिए, और आप पाएंगे कि रिजल्ट यही निकलेगा कि बिल्कुल साबित नहीं हो रहा कि जिनके सामने काली बिल्ली गई थी उनका जीवन खराब हुआ है, क्योंकि ये इजीली रेफ्यूटेबल है, इसलिए अंधविश्वास है। लॉजिकली भी भाई मनुष्य इतना ताकतवर है, मनुष्य का रास्ता बिल्ली काट गई और मनुष्य का जीवन खराब हो गया। ये ह्यूमनिज्म है या कैटिज्म है? हम तो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि मनुष्य सबसे ताकतवर है, होमो सेपियंस है। ये कितनी लॉजिकल बात है। फिर काली ही बिल्ली क्यों? अगर बिल्ली से कुछ तरंगें निकलती हैं जो नुकसान करती हैं, वो काली बिल्ली में क्यों निकलेंगी? सफ़ेद में भी निकलेंगी। क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, ये रेफ्यूटेबल है, एविडेंस के साथ भी, एम्पायरिकली भी, लॉजिकली भी, इसलिए अंधविश्वास है। लेकिन आज से 100 साल पहले लोग कहते थे कि चंद्रमा पे हम जा ही नहीं सकते। उस समय कल्पना ही होती थी, जैसे हमारी परंपरा में चंदा मामा कहते हैं कि तो चंद्रमा जो मामा है हमारे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सुनना चाहें, अब बहुत जल्दी में तो नहीं है, थोड़ी कहानी सुनाओ बीच में, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी 17वीं सेंचुरी की शुरुआत की है। अभी 5-6 दिन पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करते करते कहानी हमें मिली और बड़ा मज़ा आया पढ़ के हमें। हमारी एक रिसर्च टीम है जो साइंस, माइथोलॉजी, इन सब पे खूब रिसर्च करती रहती है और हम लोग लगभग रोज़ बात करते हैं। तो 4-5 दिन पहले एक कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में और 16वीं के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया? इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलनी शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सब का नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था, माँ का बेटा भी शामिल था, उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि 1 साल में उसकी मौत हो गई। और केपलर की ज़िंदगी का ठीक ठाक हिस्सा ये साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया, और उसके बाद भी माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी। तो चंद्रमा हमारी कल्पनाओं में कब से है? और उसने एक कहानी लिखी चंद्रमा की, उसके बाद क्या क्या उसके साथ हो गया। अगर कोई उस समय ये कहता कि हम चंद्रमा पे कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि चंद्रमा पे शायद कभी ना जा पाए, ये अविश्वास है। नहीं जा सकते, वो भी कभी,
इसका मतलब आपने ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि आज हम सूर्य पर नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते, पर अगर आज कोई कहता है कि मुझे लगता है हम सूर्य पर कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है, अविश्वास है कह सकते हैं। तो अंधापन तब आएगा जब हम ज़्यादा रिजिड होंगे, खारिज करेंगे चीज़ों को, भविष्य की संभावनाओं को भी खारिज करेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आज से 20, 25, 50 साल के अंदर हम एलियंस अगर हैं तो खोज लेंगे उनको, उनसे हमारी बातचीत होगी। हम अपनी गैलेक्सी की लिमिट से बाहर शायद अगले 100 साल में निकल पाएंगे। इंटर गैलेक्सिकल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि 1000 साल के बाद इंटर गैलेक्सिकल जर्नी उतनी ही आसान हो जितनी दिल्ली से कानपुर की जर्नी है। कौन सी बड़ी बात है, स्पेस ट्रैवल शुरू हो ही गया है। तो मनुष्य की संभावनाओं में मुझे तो चरम विश्वास है, और मैं मानता हूं कि जब तक सृष्टि का अंतिम रहस्य नहीं खुलेगा, अगर तब तक कुछ मूर्ख राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों की वजह से दुनिया खत्म नहीं हो गई और वैज्ञानिक बचे रहे, तो कभी ना कभी अंतिम सत्य हम खोज ही लेंगे, चाहे उसमें 1000 साल लगें, चाहे लाख लगें, चाहे करोड़ लगें। अगर इंसानी सभ्यता बची रही तो अंतिम उत्तर खोज ही लेंगे। इसलिए अंधविश्वास वहाँ होता है, हम कभी चंद्रमा पे नहीं जाएंगे, अंधविश्वास है, नहीं जा सकते। हम लगता है कि चंद्रमा पता नहीं देख पाएंगे, यानी ये अविश्वास है, अंधा नहीं है। और कभी ना कभी चंद्रमा देख ही लेंगे, ये विश्वास है। आज ही देख लेंगे शाम तक, ये अंधविश्वास है। मतलब अंधे होकर विश्वास कर रहे हैं विज्ञान के ऊपर, क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लिकेबल नहीं है। ठीक सर, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो अंधविश्वास के मामले में ही एक सवाल मेरा ये बनता है कि अभी कुछ दिन पहले एक चंद्रग्रहण की घटना हुई थी, और चंद्रग्रहण की उस घटना के बारे में जानने के लिए मैंने न्यूज़ चैनल ऑन किया, तो वहाँ पे एक आदमी बता रहा था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ये भी बता रहे थे कि ये सब अंधविश्वास है, इसे मानने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ लोग मानते नहीं हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपने जो टीवी डिबेट्स देखी होंगी, मेरे ख्याल से उसमें 6, 7, 8 लोग बैठे होंगे डिस्कशन में। उन 8 में से वैज्ञानिक 1 या 2 ही होंगे, 5 ऐसे धार्मिक लोग बैठे होंगे, है ना। ये हमारे टीवी का मिजाज आजकल है। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, मैं तो टीवी नहीं के बराबर देखता हूँ, तो पर मुझे अनुमान है कि टीवी की दुनिया में क्या चलता है। आपका सवाल है कि लोग क्यों नहीं मानते और ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं ना। थोड़ा सा पीछे चलिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप में से किसी ने एक सवाल में चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किया था, वहां से थोड़ा बात शुरू करते हैं। हम 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन नाम की एक चीज़, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, एक टीवी चैनल के टॉप व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, तो आप क्या सलाह देंगे। मैंने कहा सलाह तो मैं क्या आपको दूंगा, आप मुझसे बड़े हैं, सलाह तो मैं आपसे ले लेता हूं बल्कि, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो मैं आपको केवल एक बात बता के समझाता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने कई मंचों पे कही है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, वहाँ मैं गया था। और मैंने बड़ा खुल के कहा कि स्टार्टअप करना नौकरी करने से बेहतर क्यों है, एक आर्गूमेंट दिया। वहाँ एक आर्गूमेंट छूट गया था, आज मैं आपको वो आर्गूमेंट बताता हूँ। जब हम नौकरी करते हैं, मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा आपने ज़िंदगी भर में, मेरे ख्याल से आपकी महीने की सैलरी आजकल शायद 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए होगी। आपने ज़िंदगी भर में ठीक ठाक पैसा कमाया होगा, पर जितना भी कमाया होगा लगभग उतना खर्च भी हो गया होगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ते हैं ना परिवार के समय के साथ। बच्चे हैं, करियर है। बोले हाँ सर, कुछ बचता नहीं है, बस ये है कि काम चल जाता है। मैंने कहा अब 4 साल में रिटायर होंगे, आपने एक घर जरूर खरीद लिया होगा नोएडा वोएडा में। बोले हाँ सर, नोएडा में। नोएडा दिल्ली के पड़ोस में है, जहाँ कई लोग रहते हैं। दिल्ली में नौकरी करके घर खरीदना बड़ा मुश्किल काम है।
तो दिल्ली में जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली के आसपास घर खरीदते हैं। नोएडा एक जगह है, इंदिरापुरम एक जगह है, गुड़गांव एक जगह है, वहाँ आमतौर पर घर खरीदते हैं जो दिल्ली से सस्ता मिल जाता है और अच्छा घर मिल जाता है। इनके अब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे आपके पास होंगे, ज़िंदगी भर की बचत। बोले सर मैंने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा रखा है, लेकिन मेरे पास 10-15 लाख रुपए कैश होगा, और जो स्कीम्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे महीने का 50-60-70 हज़ार रुपये वहाँ से आता रहेगा, जिससे मेरे खर्चे निकलते रहेंगे, मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ हम सेफ रहेंगे। मैंने बढ़िया है। मैंने कहा सिनेरियो नंबर 2 सोच के देखिए ज़रा। फिर मैंने ये भी पूछा आपके बच्चे करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक बच्चा तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, एक बच्चा मेरा मीडिया में ही, जर्नलिज्म में ही काम करना चाहता है, वो अभी पढ़ रहा है, जल्दी ही नौकरी शुरू कर देगा। मैंने कहा जब वो नौकरी शुरू करेगा उसकी सैलरी क्या होगी? बोले सर शुरुआत तो 30-35 हज़ार से होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी उसकी। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता। लेट अस एज्यूम, मैं जानता हूं कि अपना उद्यम करने में खतरा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। 1000 में एक उद्यम बेहद सफल होता है, जिसको आप देखते हैं अखबारों में, स्टार्टअप, और वो क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसका एक सींग हो। एक माइथोलॉजी है यूरोप की, उसमें यूनिकॉर्न का जिक्र आता है। वो तो 1000 में एक होता है यूनिकॉर्न। बाकी लेकिन ये है कि आप रीजनेबल सक्सेस तो आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, एक ब्रांडिंग बनने लगती है, और 3 साल का मानते हैं कि ब्रेक इवन का एक जस्टिफिकेशन पीरियड है कि 3 साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, और मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते, ऐसा भी क्या है, 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है। और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि मैं जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहता हूं, सबसे ज्यादा, वो ये है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, अपना काम शुरू किया। शुरू में हमारे यहाँ 3 लोग काम करते थे, आज हमारे दृष्टि ग्रुप में 1800 लोग काम करते हैं, 1800। और मुझे सबसे बड़ा सुकून इस बात का है कि 1800 परिवार चल रहे हैं मेरे उस एक फैसले से। और यदि आप उद्यम करते हैं, उनसे मैंने कहा, और एज्यूम करते हैं कि 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता, उस कंपनी की वैल्यू आपकी सैलरी से शायद 1000 गुना ज्यादा होती, जैसा वैल्यूएशन होता है, और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। हुई, कहते हैं कि वहां से इंसान ने लॉजिकली सोचना शुरू किया। ध्यान से समझना है, इस ब्रह्मांड की आयु 1400 करोड़ साल है, पृथ्वी की आयु 450 करोड़ साल है, जीवन की उत्पत्ति को 350 करोड़ साल हो चुके हैं। इन 350 करोड़ साल में केवल 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस बने हैं, और इनमें केवल 70,000 साल पहले इंसान ने सोचना शुरू किया है लॉजिकली। तो हमारे
जीवन की कुल आयु 350 करोड़ साल में से सोचने समझने की आयु 70,000 साल की है सिर्फ, और कम से कम 3 लाख साल होमो सेपियंस वाले, लेकिन उसके पीछे की मेमोरीज भी तो आई रही होंगी जेनेटिक तरीके से हमारे पास। कई लाख सालों से इलॉजिकल, इररेशनल, अनसाइंटिफिक चीज़ें हमारी परंपरा में, कल्चर में हमें मिलती हुई आ रही हैं। ये हमारा मेकअप है, हम ऐसे बने हैं। इन 70,000 साल में भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, पहली बार लोगों ने दार्शनिक वैज्ञानिक प्रश्न कब शुरू किए? हम अगर वेद को सबसे पहला मान लें, हम अगर कहें कि भाई जो हमारे वेद लिखे गए वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में, वो सबसे पुराना मान लेते हैं, तो भी हम कितना मान लेंगे? 5,000 साल पहले मान लेंगे। अगर पश्चिम में देखेंगे तो मेसोपोटामिया थोड़ा सा पहले दिख जाएगा, ग्रीक वगैरह आपको करीब 2,500 साल पहले के दिखेंगे। 600 BC, आज 2100 है तो 2,500 साल मान लीजिए। तो 5,000 साल पहले, सिर्फ 5,000 साल पहले दार्शनिक प्रश्न आने शुरू हुए। कुछ वैज्ञानिक भारत में भी हुए, कुछ वहाँ भी हुए, लेकिन विज्ञान एक एस्टेब्लिश ट्रेडिशन के रूप में वैज्ञानिक क्रांति के साथ अगर देखें तो 500 साल की बात है, मुश्किल हो 17-16 सेंचुरी की बात है। अब सोचिए कि इंसान की खास बात क्या है? उसके पास लॉजिक है, और हमारी पूरी कल्चर की डेवलपमेंट का जो सबसे बुनियादी लॉजिक है वो पता है क्या है? कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, कॉजेशन। देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी इफेक्ट। ये मोस्ट बेसिक आर्गुमेंट है, प्रीमाइस है, जिस पे हमारी सारी की सारी दुनिया तरक्की चलती है कि कुछ हुआ है तो कारण तो होगा ही होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। अब पीछे एक दो लाख साल का सोच के देखिए कि सब लोग जग रहे हैं अचानक, इतने में अचानक दिन के 12 बजे सूर्य गायब हो गया, और बादल नहीं है, अंधेरा हो गया अचानक, और अंधेरा होने के 10 मिनट के बाद फिर से सूरज चमक गया, वो दिन के 12 बजे हुआ। ऐसा कभी नहीं होता है। आमतौर पर एक व्यक्ति के पूरे जीवन में शायद इतना बड़ा दृश्य एक आध बार ही दिखेगा उसको। सब परेशान है कि ये क्या हुआ अचानक। अब उनको व्याख्या चाहिए कि क्यों हुआ, पता कुछ है नहीं उनको। फिर एक दिन क्या देखा कि शाम को 8, 9, 10 बजे चंद्रमा निकला, अचानक चंद्रमा लाल हो गया पूरा, फिर आधा गायब हो गया, होते होते पूरा गायब हो गया, एकदम लाल रंग का हो गया। उनको व्याख्या चाहिए इस चीज की, व्याख्या है नहीं। एक दिन अचानक बरसात के बाद देखा इंद्रधनुष निकला हुआ है। ठंडे प्रदेश में एक पानी के झरने में गर्म गर्म पानी निकल रहा है, वहां से गर्म पानी का चश्मा है। उनको रीजन नहीं पता कि इसके पीछे जियोथर्मल एनर्जी काम कर रही है, उनको नहीं पता इंद्रधनुष के पीछे क्या रीजनिंग है, प्रकाश के 7 रंग कैसे काम करते हैं, उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता कि सूर्य ग्रहण का मतलब सिर्फ इतना है कि सूर्य जो है, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की जो गति है उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, उनको ये नहीं पता है। चंद्रमा लाल इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल को चीर के वही प्रकाशीय किरणें पहुंच पाई जो लाल रंग की थी, क्योंकि उनका वेवलेंथ ज़्यादा था। जिनकी वेवलेंथ कम थी वो पहुंच नहीं पाई, इससे लाल दिखा। इसलिए रोज सुबह चंद्रमा आपको आसमान लाल दिखता है, रोज शाम को लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो सूर्य उगता है इस गति से उसकी किरणें जाती है, ना कि ऊपर से आती है सीधी। ऊपर से चीर के आती है वायुमंडल को, ऐसे नहीं चीर पाती हैं, तो केवल लंबी वेवलेंथ वाली किरणें जो आमतौर पर लाल होती हैं वही क्रॉस कर पाती हैं, तो आसमान लाल हो जाता है, चंद्रमा भी लाल हो जाता है। ये उनको नहीं पता है। जब नहीं पता है और लोग पूछ रहे हैं, व्याख्या करना ज़रूरी है, तो लोग क्या करते हैं? चीन में लोग मानते हैं कि एक आसमानी राक्षस है जो चंद्रमा को निगल जाता है। भारत में क्या मानते रहे? राहु ने डस लिया है। एक व्याख्या ये भी है कि हनुमान जी ने नाराज होकर सूर्य को निगल लिया था। ये व्याख्या भारत की नहीं है, हर धर्म में ऐसी व्याख्याएं हैं। मेसोपोटामिया में देखिए, रोम में देखिए, यूनान में देखिए, जहां जहां बहुदेववाद चल रहा था उन सब ने किसी एक देवता के नाम से व्याख्या कर रखी है कि इसने सूर्य को निगल लिया, इसने चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि साइंस नहीं है, नहीं पता है। आप आज टीवी चैनल की बात करें, भारत में 5वीं सदी में आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्टीय उनकी पुस्तक है। आर्यभट्टीय में साफ साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हमारे समाज को
कम से कम पिछले 1700 साल से 1600 साल से पता है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। पश्चिम में 5th सेंचुरी BC में, यानी 1000 साल और पीछे जाएंगे, एनेक्सागोरस एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों था, वो हुआ। एनेक्सागोरस और भारत के चार्वाक लगभग सेम फिलॉसफी है मेटाफिजिक्स को लेकर। एनेक्सागोरस ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। उसके कुछ दिन बाद अरस्तु ने चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पे पृथ्वी की गोल परछाई देख के दावा किया कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए चंद्रमा पर परछाई गोल पड़ रही है, चकोर नहीं पड़ रही है। ये सब पुरानी बातें हैं, पर वहां भी आज तक कई लोग ऐसा मानते हैं, यहां भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक ने अपनी लेबोरेटरी में साबित कर दिया, किताब में लिख दिया, पर वो किताब स्कूलों में पहुंची नहीं, स्कूलों में बच्चे पहुंचे नहीं, स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों को विज्ञान इस तरीके से पढ़ाया नहीं कि सच ये है। धर्म की पहुंच व्यक्तियों तक, परिवारों तक, बच्चों तक विज्ञान की तुलना में ज्यादा रही। इसलिए विज्ञान द्वारा साबित करने के 1600 साल बाद भारत में, 2600 साल बाद यूरोप में, तब भी अगर चंद्र ग्रहण पे लोग डरते हैं तो इसका मतलब है कि विज्ञान नहीं पहुंच पाया है। और ये क्यों कहते हैं कि महिलाएं दूर रहें? आप उस खौफ को देखिए। आज से केवल 4 पीढ़ी पहले मैंने आपसे कहा था कि एक एक घर में 10-12 बच्चे हुआ करते थे। आप एक काम करना, अपने दादाजी से पूछना कि आपके दादाजी कितने भाई बहन थे, जिंदा मुर्दा दोनों, जो मर गए बचपन में, उन सबको मिला के। जनरली वो संख्या 10 से ऊपर रहेगी, कहीं कहीं 15 होगी, कहीं कहीं 16-17 होगी। एक महिला 15-15, 16-16 बच्चों को जन्म देती थी। केवल आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता था? 15 बच्चे होंगे, 1 या 2 बचेंगे। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में 1 लाख में से लगभग 1000 महिलाओं की मौत हो जाती थी। हर 100वीं महिला मरेगी बच्चे को जन्म देते समय। उस समाज में बच्चा कितनी कीमती चीज है कि जो पैदा हुआ मर ना जाए। 15 में से 12-13 मरने मरने हैं। गर्भवती महिला मर सकती है। कुछ भी अजीब सा हुआ तो लोगों ने क्या कहा, भाई तुम संभल के रहो, कहीं कोई किरण तुम्हें परेशान ना कर दे। आजकल हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है, बोलते हैं सोते हुए मोबाइल फ़ोन दूर रख के सो। हमें नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के विकिरण से नुकसान होगा या नहीं होगा, कोई स्टडी नहीं है। मोबाइल फ़ोन आए हुए 20-25 साल हुए हैं। मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से हम सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पता लगते लगते 20 साल और लगेंगे अभी। पर अज्ञात का भय हमें भी तो है। मैं खुद भी सोता हूँ तो मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा दूर रख के सोता हूँ। दिन भर साथ में रखता है, रात को दूर कर देते हैं कि भाई कहीं विकिरण का असर ना पड़ जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में उनको तो डर लगता होगा कहीं रेडिएशन का असर ना पड़ जाए, गर्भवती महिला के घर पे ना पड़ जाए, बच्चा मर ना जाए पेट में, ये औरत ना मर जाए। इसलिए हर समाज अपनी ज्ञान की अवस्थाओं के हिसाब से डर, खौफ पैदा करता है, और वो ठीक है। दिक्कत ये कि आज ऐसा क्यों है? क्योंकि हम वैज्ञानिक बातों को पहुंचाना कम ज़रूरी समझते हैं। और टीवी चैनल्स के बारे में अगर आप समझें, टीवी चैनल का धर्म ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्ञान दे। उनका क्या पर्पस है? प्राइवेट चैनल्स हैं, पर्पस क्या है कि प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट कैसे आएगा? ऑडियंस बंधे रहेंगे तो आएगा। आज की दुनिया में आप में से कौन टीवी देखता होगा? आप सब यूट्यूब वाले हैं, फ़ोन ही देखते होंगे। आजकल टीवी कौन देख रहा है? बड़े बूढ़े देख रहे हैं। टीवी देखने वालों की औसत आयु 40+ जा चुकी होगी अब तक मेरे ख्याल से। बड़े बूढ़े लोग टीवी ज़्यादा देख रहे हैं। उनको आस्था, अंधविश्वास में फंसाना ज़्यादा आसान भी होता है क्योंकि उनके बचपन से परवरिश वैसी रही है। इसलिए 8 में से 6 धार्मिक लोग होंगे, 2 वैज्ञानिक होंगे जो कम बोल पा रहे होंगे। और डर सबसे ज़्यादा बिकाऊ वस्तु मानी जाती है। अगर आप विज्ञापन की दुनिया के नियम पढ़ेंगे, किसी को प्रभावित करना हो, कन्विंस करना हो, सबसे अच्छा तरीका मनोविज्ञान मानता है उसको डरा दो। इसलिए इंश्योरेंस बेचना हो तो पहले ऐसा विज्ञापन दिखाओ कि एक महिला का पति अचानक मर गया, बेघर हो गई क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था, और फिर कहो तुम्हारा पति जिंदा है, तुम तो ले लो इंश्योरेंस। अब सब महिलाएं पति का इंश्योरेंस करवा देंगी तुरंत। खौफ पैदा हो गया ना। डर से ज़्यादा कुछ नहीं बिकता है। और इसलिए जब आप कहेंगे चंद्र ग्रहण में डरना है तो लोग चिपक के टीवी देखेंगे। आप कहेंगे डरने की बात नहीं है, चैनल चेंज कर लेंगे। बांध के रखना है ना। तो टीवी की अपनी इकॉनमी है, उस विज्ञापन की इकॉनमी की बात करना अलग है। तो आपके सवाल के मैंने 3 जवाब दिए।
कि टीवी ऐसा क्यों दिखाता है, खौफ क्यों पैदा करता है, क्योंकि उसका ऑडियंस वैसा है और चिपकाने के लिए भय की अपनी कीमत है। और ये ज्ञान हमें है या नहीं, तो बहुत पहले से ज्ञान है। फैला क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विज्ञान को ठीक से फैलाया नहीं है, हमने अब तक उतनी मेहनत नहीं की। अगर उतनी मेहनत करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सर मेरा सवाल यह है कि आजकल कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो क्या यह ईश्वर को ना मानना भी एक तरह का अंधविश्वास नहीं है? हाँ है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये अंध अविश्वास है। मतलब इस पे फिर ध्यान रखना है, ईश्वर नज़र नहीं आता है। जो नज़र नहीं आता है पर आप मानते हैं, तो साबित करने की जिम्मेदारी किस पर आएगी? आप पे ही आएगी। ईश्वर को मानने वाला आज तक कोई भी ईश्वर को साबित नहीं कर पाया है। जो आर्गुमेंट्स होते हैं, 6 आर्गुमेंट्स हैं दुनिया में फेमस, वो 6 के 6 आर्गुमेंट्स हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। उनमें से कोई भी एब्सोल्यूट लेवल पे साबित कर नहीं पाता है, केवल संभावना ही साबित होती है। तो पहला पक्ष ये है कि ईश्वर साबित नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ईश्वर को मानने वाले ईश्वर साबित नहीं कर पा रहे, तो ये भी ध्यान रखना है कि ईश्वर इतनी रैंडम कल्पना नहीं है, पूरी दुनिया हमें दिख रही है, उस दुनिया के पीछे कोई फैक्टर रहा होगा। ये कोई इतनी रैंडम बात भी नहीं है कि आप सीधे खारिज कर देंगे। तो अभी तक ईश्वर का न होना भी साबित नहीं हुआ है। इसे बहुत आसान एग्जांपल में समझना होगा। मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने चोरी की है, अदालत में बहस हुई, साबित नहीं हो पाएगी चोरी की है उसने, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी निर्दोष है, बाइज्जत बरी किया जाता है। ए ने चोरी की साबित नहीं हुआ, इससे यह साबित नहीं हो गया कि ए ने चोरी नहीं की थी। ए ने चोरी की, यह साबित नहीं हो पाया, इससे यह साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी नहीं की। हम तो जानते चोरी की थी उसने, प्रमाण नहीं छोड़े थे, बहुत सफाई से काम किया था। तो यदि ये साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी की है, तो 2 संभावनाएं हैं, या तो ए ने चोरी की ही नहीं थी, या बहुत सफाई से की थी। 3 संभावनाएं हैं। और लॉजिक की दुनिया में जहां 2 से ज्यादा ऑप्शंस हों, वहां ऑप्शंस को 2 ही मान के साबित करने का प्रयास करना कि ये नहीं तो वो, ये एक फैलेसी है, तर्क दोष है। यहां संभावनाएं 2 नहीं है। एक क्या है? ईश्वर है, साबित हो सकता है। ईश्वर है, साबित नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं है, ये साबित हो सकता है। ईश्वर नहीं है पर यह साबित नहीं हो सकता। 4 संभावनाएं हैं। तो अगर एक संभावना खारिज हुई तो भी 3 संभावनाएं खुली हुई हैं। इसलिए एक कायदे का वैज्ञानिक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया ईश्वर का होना साबित नहीं हो पाता है, ईश्वर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तब तक के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि है या नहीं है, जो मेरी चॉइस है। चॉइस की बात है, आप मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें तो ना माने, पर ये दावा ना करें। हम फिलॉसफी में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं अक्सर, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, परफेक्ट है। मैं जानता हूं कि ईश्वर है, गलत बात है। मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, परफेक्ट। मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है, गलत बात है। आप नहीं जानते हैं, रत्ती भर नहीं जानते हैं। इस ब्रह्मांड का डेसिमल 0.000005001% भी अब तक नहीं जान पाए हम। और आप इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि हमें पूरे ब्रह्मांड के पीछे क्या वही पता है। ये तो हाँकने वाली बात हो गई ना। इसलिए थोड़ा सा विज्ञान पढ़ के लोग इतना उछलने लगते हैं कि पगला जाते हैं। आइंस्टीन ईश्वर को मानते थे, पता है आपको? जब आइंस्टीन से क्वांटम फिजिक्स वालों ने सवाल पूछे, आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रकाश है वो कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह से, कभी बिहेव करता है वेव की तरह से। ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल बन जाएगा, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वेव बन जाएगा। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लोगों ने साबित किया है। तो उनसे जब कहा गया कि भाई ऐसा होता है, और ये भी कहा कि ऐसा साबित हो रहा है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ हो और एक कहीं और हो, और उनमें एक रिलेशनशिप बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। और ये रैंडमनेस जो है कि पार्टिकल और वेव एक ही चीज़ हो सकती है ऑब्जर्व करने और नहीं करने पर, वो इसको मानने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। और खारिज कैसे किया? उनका बहुत फेमस वाक्य है, गॉड डजंट प्ले डाइस। ये आइंस्टीन का वाक्य है
कि भगवान जुआ नहीं खेलता है, भगवान पासे नहीं खेलता है। आइंस्टीन हम सबसे बहुत बुद्धिमान ही रहा होगा, और वो भी ये मान रहे कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है इतना सिस्टमेटिक है। न्यूटन का आप आर्गुमेंट पढ़ के देखिए। केपलर भी भगवान को मानता रहा, हालांकि उसके तर्कों ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। न्यूटन के आर्गुमेंट्स ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। और न्यूटन भगवान को खूब मानता था। न्यूटन साइंस में इसलिए उतरा था कि मैं साबित कर दूं कि बाइबल में ठीक लिखा हुआ है। साबित उल्टा हो गया अलग बात है, पर उसकी नीयत ये थी। न्यूटन ने भी ये कहा कि ये वर्ल्ड इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट डिज़ाइन अपने आप नहीं बन सकता है, देयर हैज़ टू बी गॉड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात अंतिम सत्य है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अगर माना है तो ऐसा थोड़ा ना कि हम मतलब हंसी मजाक में खारिज कर दें और खारिज हो जाएगा। तो अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है आपके पास। और यदि मानते हैं तो मानते हैं, ये दावा नहीं करना कि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ बस। सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, तो मेरा ग्रामीण सवाल। पृष्ठभूमि से हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो सर जब हम गाँव में जाते हैं तो हर गांव में कुछ ऐसे हमको मूर्धन्य भूत स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। भूत विशेषज्ञ मिल हाँ, जाते। तो वो हमारा हाथ पकड़ के कुछ विशेष जगहों पर ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फला भूत अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो केवल फैमिली के भारत साथ? के गांव, हाँ सर, केवल भारत वाह। के गांव में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग हर कोने में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों में यकीन रखते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि क्या जो विज्ञान है उसने ये साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत उनकी संभावना बची है? क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सर कि वो कहते हैं कि हमसे तो उसकी उठापटक हुई थी, कुछ कहते हैं हमसे उसने बीड़ी मांग ली थी, तो ऐसे भी हैं। तो एक द्वंद्व ये भी है सर। बीड़ी मांग ली थी भूत ने? हाँ सर। तो गांव का भूत होगा और गरीब वर्ग का भूत रहा होगा। तो जीएसटी कम लगता ना बीड़ी पे सिगरेट की तुलना में। देखिए, ईश्वर के बारे में जो आर्गुमेंट है भूत पे वो लागू नहीं होगा। भूत अंधविश्वास है, ये लगभग साबित किया जा सकता है, लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग क्या, पूरा ही साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरे तो आज तक सामना हुआ नहीं भूत से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा तो है नहीं, पर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका सीधा एक्सपीरियंस हुआ है। एक का झगड़ा भी हुआ था भूत से, एक की टक्कर हो गई थी भूत के साथ। बीड़ी तो नहीं मांगी किसी ने, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी बातें उनकी हुई हैं भूत के साथ।